कुंजीलाल दुबे संस्थान है भोपाल में, जो इस तरह के कार्यक्रमों को प्रोत्साहन देता है, तो उन्हीं के तत्वाधान में ये कार्यक्रम आज आयोजित किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो हमारी भावी पीढ़ी है, जिनका कि एक महत्वपूर्ण योगदान इस देश के विकास में विभिन्न रूपों में हो सकता है, वो संसदीय परंपराओं से का ज्ञान उनको हो और भविष्य में हो सकता है कि वो इसी क्षेत्र में आगे बढ़कर देश की सेवा कर सकें। तो इसी उद्देश्य से ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। हमारे इन बच्चों ने लगभग 15-20 दिन से तैयारी की है और आपके मार्गदर्शन में हम आने वाले वर्षों में और भी इस तरह के इस कार्यक्रम को और अच्छा करेंगे। तो मैं आपका विद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन। आज हमारे विद्यालय के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के द्वारा युवा संसद का मंचन किया जा रहा है। युवा संसद के मंचन से विद्यार्थी लोकतंत्र में निर्णय कैसे लिए जाते हैं, लोकसभा, विधानसभा और राज्यसभा में कार्य कैसे किया जाता है, पक्ष और विपक्ष के बीच कैसे एक सार्थक बहस होती है, विपक्ष किन किन माध्यमों से सत्ताधारी दल पर अंकुश लगाने का काम करता है एवं सत्ताधारी दल जनता के हित के लिए किस प्रकार कार्य करता है की समझ बढ़ाने में मददगार होगा। इस मंचन के माध्यम से छात्र लोकतंत्र के प्रति जिम्मेदारी को समझने में सक्षम होंगे। आज इस मंच के माध्यम से छात्र देश एवं प्रदेश के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे। युवा संसद विद्यार्थियों को सिखाती है कि हम तर्क, सहमति और बहस के आधार पर निर्णय कैसे ले सकते हैं। यह मंच छात्रों को लोकतंत्र की मजबूती को समझने में मददगार होगा। और अंत में सबसे महत्वपूर्ण, छात्र इस मंच के माध्यम से अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे, जिससे उनके आत्मविश्वास में निश्चित ही वृद्धि होगी। तो जोरदार तालियों के साथ हमारे प्रतिभाशाली विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन कीजिए, क्योंकि अब युवा संसद का मंचन प्रारंभ हो रहा है। आसन ग्रहण करें। आज की युवा संसद की कार्यवाही और जोरदार ताली से हम आज के युवा मंचन का एक कार्यक्रम यहाँ पर हम प्रारंभ कर रहे हैं। और युवा संसद की जो कार्यवाही किस प्रकार से माननीय सदस्यगण, माननीय अध्यक्ष महोदय जी, माननीय मुख्यमंत्री एवं सभी सदस्यगण, युवा संसद में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ एवं आशा है कि आप सभी संसद की गरिमा को बनाए रखेंगे। शांतिपूर्ण संचालन की उम्मीद एवं आशा है। मैं अध्यक्ष के रूप में गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। के चलेगा और सार्थक बहस होगी। मेरा यहाँ प्रयास रहेगा कि सदन जनता के लिए सदन के नियमों के तहत सभी सदस्यगण को अपनी बात रखने का मौका मिलेगा। अब राष्ट्रीय गीत होगा। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम, वंदे मातरम, शुभ्रजोत्स्नं पुलकितयामिनीं पुल्लकुसुमितद्रुमदलशोभिनीं सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरं, वन्दे मातरं, वन्दे मातरं। अब शपथ ग्रहण होगा। मुख्य सचिव महोदय नवीन सदस्यों का शपथ ग्रहण या प्रतिज्ञान आरंभ करें। महोदय, आप खिलचीपुर विधानसभा से निर्वाचित हुए हैं। शपथ ग्रहण करेंगे या प्रतिज्ञान करेंगे?
मैं हिंदी भाषा में शपथ ग्रहण करूंगा। मैं पवन राय सिंह धनगर जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। महोदय, आप 11 विधानसभा से निर्वाचित हुए हैं, शपथ ग्रहण करेंगे या प्रतिज्ञा करेंगे? महोदय, आप किस भाषा में शपथ ग्रहण करेंगे? मैं हिंदी भाषा में शपथ ग्रहण करूंगा। मैं ईश्वर राम बाबू जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा निष्ठा रखूंगा और भारत के प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद में ग्रहण करने वाला हूँ उसका कर्तव्य श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। महोदय, आप राजगढ़ विधानसभा से निर्वाचित हुए हैं, शपथ ग्रहण करेंगे या प्रतिज्ञा करेंगे? महोदय, आप किस भाषा में शपथ ग्रहण करेंगे? मैं हिंदी भाषा में शपथ ग्रहण करूंगा। मैं पायल वर्मा जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी। महोदय, आप सारंगपुर विधानसभा से निर्वाचित हुए हैं, शपथ ग्रहण करेंगे या प्रतिज्ञा करेंगे? महोदय, आप किस भाषा में शपथ ग्रहण करेंगे? मैं पर्वत गोवर्धन जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। महोदय, आप नरसिंहगढ़ विधानसभा से निर्वाचित हुए हैं, शपथ ग्रहण करेंगे, प्रतिज्ञा करेंगे? महोदय, आप किस भाषा में शपथ ग्रहण करेंगे? मैं संस्कृत भाषा में शपथ ग्रहण करूंगा।
दिशाल बलवंत सिंह सोंदिया यशस्वी विधानसभा सदस्य निर्वाचिता ईश्वरं साक्षी कृत्वा प्रतिजानामि यत् अहं विधान स्थापितं भारतस्य संविधानं प्रति सत्यं श्रद्धां निष्ठां च वहिष्यामि भारतस्य सार्वभौमत्वम् अखण्डतां च अक्षुण्णां धारयिष्यामि तदा यं पदं ग्रहीतुम् इच्छामि तस्य कर्तव्यानि श्रद्धया सम्यक् निर्वहिष्यामि। महोदय, आप जो शाजापुर विधानसभा से निर्वाचित हुए शपथ ग्रहण करेंगे, प्रतिज्ञान करेंगे। महोदय, आप किस भाषा में शपथ ग्रहण करेंगे? मैं इंग्लिश भाषा में शपथ ग्रहण करूंगी। I am Aisha Anis Ansari, who has been elected as a member of the Legislative Assembly, do solemnly swear in the name of God that I will bear to faith and allegiance to the Constitution of India as established by law, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, and that I will faithfully discharge the duties of the office which I am about to assume. सदन अब राज्यपाल के स्वागत एवं उनके आगमन के लिए प्रतिसादत रहे। सदस्यगणों को सादर नमस्कार। इस सत्र में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। उपलब्धियां: मध्य प्रदेश में शांतिपूर्ण विधानसभा चुनाव होने पर मुझे गर्व है। इसके लिए प्रदेश के समस्त मतदाताओं चुनाव आयोग बधाई के पात्र हैं। नई सरकार ने आते ही उत्साह के साथ जनता के लिए कार्य करना प्रारंभ कर दिया है। आज मेरी सरकार जो कार्य कर रही है वह जनहित, वंचितों एवं गरीब कल्याण के लिए है। मेरी सरकार रोड मैप के अनुसार काम कर रही है। सरकार संकल्पित होकर काम कर रही है। गरीबों, पिछड़ों, दलितों को उनका हक दिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। मेरी सरकार डिजिलॉकर के तहत सभी छात्र छात्राओं की मार्कशीट एवं अन्य डॉक्यूमेंट सुरक्षित रखने की व्यवस्था बनाने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। अपार आईडी में समस्त छात्रों का डेटाबेस रखा जाएगा। इसके लागू होने से सभी छात्रों को लाभ होगा। मेरी सरकार ने 82 लाख से अधिक उज्ज्वल गैस कनेक्शन वितरित किए हैं। मेरी सरकार में गरीबी की दर 47% से घटकर 43% के लगभग हो गई।
शहरी गरीबी में भी कमी आई है। बाघों के संरक्षण के लिए रातापानी को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। मेरी सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए आधुनिक सुविधाओं से युक्त सीएम राइज स्कूलों के निर्माण के साथ साथ दूर दराज के छात्रों के लिए परिवहन सुविधा प्रदान करने मध्य प्रदेश को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना एवं मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत प्रदान किए जा रहे हैं। चुनौतियां मेरी सरकार के समक्ष महंगाई, बेरोजगारी, नक्सलवाद, आतंकवाद एवं समय समय पर होने वाली प्राकृतिक आपदाएं चुनौतियां बनकर उभरी है। निराकरण इन चुनौतियों को हल करने के लिए सरकार दृढ़ संकल्पित होकर एवं योजनाबद्ध तरीके से कार्य कर रही है। जय हिंद। पक्ष जीवंतवती। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं कि राज्यपाल जी ने जो अभिभाषण दिया है उसके प्रति सभी सदस्यगण कृतज्ञ हैं। महोदय, प्रस्तुत प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। प्रस्तुत प्रस्ताव हुआ है कि राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण दिया है उसके प्रति सभी सदस्यगण कृतज्ञ हैं। मैं राज्यपाल के अभिभाषण के लिए दिनांक 23/12/2024 दिन सोमवार सुबह 10 बजे तक का दिन प्रस्तावित करती हूँ। जो माननीय सदस्यगण कृतज्ञ प्रस्ताव में संशोधन चाहते हैं, वहाँ संशोधन प्रस्ताव अपराह्न 4 बजे तक विधानसभा सचिवालय में दे सकते हैं। विधानसभा की कार्यवाही कल प्रथा 10:30 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। नए मंत्रियों का परिचय कराएंगे। मैंने मंत्रिमंडल में श्री विशाल सोंधिया एवं दिव्या गौड़ को सम्मिलित किया है। उन्हें क्रमशः गृह मंत्रालय एवं पंचायत मंत्रालय का दायित्व सौंपा गया है। माननीय सदस्यगण, मुझे सदन को यहाँ सूचित करते हुए अत्यंत दुख हो रहा है कि मध्य प्रदेश विधानसभा के भूतपूर्व सदस्यगण श्री विजय सिंह का दिनांक 17 जुलाई, कैप्टन जय सिंह पाल का दिनांक 2 नवंबर, श्री महेश प्रसाद मिश्रा का दिनांक 26 नवंबर, चौधरी गंभीर सिंह का दिनांक 1 नवंबर, श्री भरत सिंह जी का दिनांक 6 दिसंबर को निधन हो गया है। आदिवासी काल चित्रकार पद्मश्री श्रीमती ज्योतिबा का भी निधन 15 दिसंबर 2024 को हो गया है तथा उद्योगपति श्री रतन नवल टाटा का दिनांक 9 अक्टूबर 2024 को निधन हो गया है। अध्यक्ष महोदया, आपने जिन दिव्यांगत आत्माओं के निधन का उल्लेख किया है, मैं उनकी मृत्यु पर शोक प्रकट करती हूँ। सभी दिव्यांगत आत्माओं का साथ हमारे लिए
काफी सीखने वाला रहा है। उनके मार्गदर्शन ने हमेशा आने वाली कठिनाइयों को दूर करने में सहायता की। सभी ने दूरदर्शिता एवं कर्मशीलता से अनेक ऐसे कार्य किए हैं जो जन कल्याणकारी रहे। मैं अपने दल की ओर से सभी शोक संतप्त आत्माओं के निधन पर शोक प्रकट करती हूँ। आत्माओं के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त करता हूँ। उनका जाना इस सदन के लिए ही नहीं बल्कि इस प्रदेश के लिए भी एक अपूर्णीय क्षति है। मैं अपनी संवेदनाएं अपने दल के साथ प्रेषित करता हूँ। सभी सदस्यों ने अनुरोध है कि आत्म शांति के लिए 2 मिनट का मौन धारण करें। शांति शांति। मुख्य सचिव, आप शोक संतप्त परिवार को सदन का संवेदना संदेश भेजे की जाती है। सदस्य सुश्री यशु मकवाना जी। अध्यक्ष महोदय, माननीय कृषि मंत्री, क्या आप ये बताने की कृपा करेंगे कि किसान सम्मान निधि योजना एवं मुख्यमंत्री किसान कल्याण के तहत किसानों को कितनी राशि उपलब्ध कराई जा रही है तथा इस राशि को बढ़ाने की क्या योजना है? इस छूटे हुए पात्र को जोड़ने की किसान की क्या योजना है? कृषि मंत्री जी, मैं सदन एवं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगी कि किसान सम्मान निधि के तहत 6,000 रुपए 3 समान किस्तों में केंद्र सरकार द्वारा तथा मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना में 6,000 रुपए 3 समान किस्तों में राज्य सरकार द्वारा किसानों की उन्नति तथा किसानों की जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रदान किए जा रहे हैं। इस राशि को बढ़ाने की अभी सरकार की कोई योजना वर्तमान में नहीं है। छूटे हुए पात्र किसानों को जोड़ने की सरकार की योजना पर अभी कोई विचार नहीं है। प्रश्न क्रमांक 2, श्रीमान मोहित सेन जी। अध्यक्ष महोदय, माननीय वन एवं पर्यावरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मध्य प्रदेश में कितने चीतों को लाया गया था, लाए गए चीतों के द्वारा कितने शावकों को जन्म दिया गया, लेकर आए चीतों में से क्या किसी चीते का शिकार हुआ, यदि हाँ तो कितने और अपराधियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई? माननीय वन मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, नमादिया से 20 चीतों को लाया गया। लाए गए चीतों के द्वारा 17 शावकों को जन्म दिया गया। शेष प्रश्न का उत्तर नहीं। प्रश्न क्रमांक 3, सुश्री प्रियंका चौरासिया जी। अध्यक्ष महोदय, माननीय किसान कल्याण एवं कृषि मंत्री महोदय, क्या यह बताने की कृपा करेंगे कि किसान के लिए क्या कार्य किए जा रहे हैं और उन कार्य को करने और उनकी आय को बढ़ाने तथा उत्पादन की लागत को कम करने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? माननीय किसान कल्याण कृषि मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, किसानों के लिए सोलर पंप योजना की स्वीकृति दी गई है। यह योजना कुसुम्भी मित्र योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार चलाई जाएगी। किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षित उत्थान महाअभियान योजना भी चलाई जा रही है। प्रत्येक किसान को ट्यूबवेल और विद्युत पंप स्थापित करने के लिए 60% सब्सिडी एवं कुल लागत का 30% ऋण देने का भी प्रावधान किया गया है। इससे किसान डीजल रहित कृषि कर सकेंगे तथा इससे उत्पादित अतिरिक्त बिजली
किसान सीधे सरकार को बेच सकेंगे तथा इससे किसानों की आय में वृद्धि होगी। प्रश्न क्रमांक 4 श्री कमल मेवाड़े जी। माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, ये बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में पहले चरण में कितने सीएम राइज स्कूल स्वीकृत किए गए। इन विद्यालयों में नवीन भवन निर्माण की स्थिति क्या है तथा इनमें कितने विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। सीएम राइज स्कूलों में प्रवेश की प्रक्रिया क्या है। माननीय शिक्षा मंत्री महोदय जी। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सदन को यह बताना चाहूँगा कि पहले चरण में वर्ष 2021 से 2024 में 274 सीएम राइज स्कूलों का संचालन शुरू किया गया था। प्रदेश में पहले चरण में स्वीकृत 274 सीएम राइज स्कूलों में से लगभग सभी स्कूलों में भवनों का निर्माण पूर्णता की ओर है। वर्तमान में सीएम राइज स्कूलों में लगभग 4,75,000 विद्यार्थी अध्ययनरत है। सीएम राइज स्कूलों में प्रवेश के लिए मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। सीधे विद्यालय में जाकर भी प्रवेश ले सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 5 सदस्य श्री सुश्री जया नागर जी। अध्यक्ष महोदया, क्या माननीय मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि केन बेतवा लिंक परियोजना से मध्य प्रदेश के कितने जिले लाभान्वित होंगे एवं लाभान्वित जिलों का कुल रकबा कितना है। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा सदन को अवगत करना चाहूंगी कि केन बेतवा परियोजना मध्य प्रदेश टीकमगढ़ छतरपुर रायसेन पन्ना दामोह विदिशा सागर दतिया में कुल 6,57,364 हेक्टेयर भूमि सिंचाई के दायरे में आएगी। प्रश्न क्रमांक 6 सदस्य श्रीमान जीवन तंवर जी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय स्कूल शिक्षा मंत्री से ये जानना चाहता हूँ कि क्या सीएम राइज स्कूलों में बस सेवा प्रारंभ हो चुकी है। यदि हाँ तो कितने किलोमीटर से बच्चों को लेकर आने की योजना है। क्या छात्रों से परिवहन शुल्क ली जा रही है। यदि हाँ तो कितनी। माननीय स्कूल शिक्षा मंत्री जी। हाँ, बस सेवा प्रारंभ हो चुकी है। 18 किलोमीटर की परिधि में आने वाले छात्रों को बस योजना के माध्यम से स्कूल तक लाने की व्यवस्था वर्तमान में की जा रही है। छात्रों से किसी भी प्रकार का परिवहन शुल्क नहीं लिया जा रहा है। प्रश्न क्रमांक 7 सदस्य श्री तंवर जी। अध्यक्ष महोदय जी, क्या खेल एवं युवा कल्याण मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के युवाओं को खेलों के प्रति आकर्षित करने के लिए कोई योजना चलाई जा रही है। यदि हाँ तो विभाग द्वारा शहरी एवं ग्रामीण युवाओं को उस योजना के तहत सामग्री उपलब्ध कराने के लिए क्या प्रावधान है। खेल एवं युवा कल्याण मंत्री जी। जी हाँ, योजनाओं की जानकारी तेलंगाना परिशिष्ट अनुसार है। जिलों में पदस्थ विभागीय प्रशिक्षकों एवं ब्लॉक युवाओं समन्वयकों को प्रशिक्षण एवं प्रतियोगिता हेतु खेल सामग्री उपलब्ध कराई जाती है। युवाओं को व्यक्तिगत रूप से खेल सामग्री प्रदान नहीं की जाती है। प्रश्न क्रमांक 8 माननीय सदस्य श्री हेमराज तंवर जी। अध्यक्ष महोदय, यह बताने की कृपा करेंगे कि विभाग की नीति अनुसार प्रत्येक विकास खंड में एक शासकीय ITI कॉलेज खोले जाने की कोई नीति है। माननीय राज्य मंत्री एवं कौशल विकास एवं रोजगार महोदय जी। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय
सदस्य को अवगत कराना चाहूँगा कि जी हाँ, विभाग की नीति अनुसार प्रत्येक विकास खंड में एक ITI कॉलेज खोले जाने की योजना है। प्रश्न क्रमांक 9 माननीय श्रीमान दिलीप तंवर जी। अध्यक्ष महोदय, क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों हेतु संचालित आवास योजना की प्रतीक्षा सूची में शामिल परिवारों के अलावा भी अनेक परिवार आवास प्लस योजना से वंचित रह गए हैं? यदि शासन द्वारा आवास प्लस योजना से वंचित परिवारों को पात्रता सूची में शामिल करने हेतु सर्वे कराकर पात्रता सूची में कब तक शामिल किया जाएगा? माननीय पंचायत मंत्री जी। अध्यक्ष जी हाँ, शासन द्वारा आवास प्लस योजना में वंचित परिवारों को पात्रता सूची में जोड़ने हेतु भारत सरकार से निर्देश प्राप्त हो चुके हैं और जल्द ही उन्हें आवास सूची में जोड़ा जाएगा। प्रश्न क्रमांक 10 श्रीमान्य मनीष प्रजापति जी। यहाँ बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में इंदिरा आवास योजना के तहत फिर से आवास बनाने के लिए पात्र माना जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभ की पात्रता निर्धारण क्रियान्वयन के फ्रेमवर्क में दर्शित निर्देशों के अनुसार किया जाता है। क्रमांक 11 श्रीमान राजेश गौड़ जी। क्या मंत्री महोदय यहाँ बताने की कृपा करेंगे कि मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाएं बनाई गई थी? क्या लैब टेक्नीशियन न होने के कारण मिट्टी परीक्षण का कार्य नहीं हो रहा है? यदि हाँ, तो इन प्रयोगशालाओं को बेरोजगार कृषि स्नातकों को संचालन के लिए दिया जा सकता है? माननीय मंत्री जी हाँ, प्रदेश में 265 नवीन मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाएं मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड के द्वारा 112 करोड़ की लागत से निर्मित किया गया है। जी हाँ, विकासखंड स्तर पर निर्मित मिट्टी प्रयोगशालाओं में अम्ल स्वीकृत न होने से मिट्टी नमूना परीक्षण कार्य नहीं हो सका। प्रदेश में 50 विभागीय मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाएं में मिट्टी नमूना परीक्षण किया जाकर किसानों को निःशुल्क कार्ड उपलब्ध कराए जा रहे हैं। जी हाँ, विकासखंड स्तर पर निर्मित 265 मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाओं में को युवा उद्यमियों एवं संस्थाओं को उपलब्ध कराया जाकर मिट्टी नमूना परीक्षण करने का शासन द्वारा कार्य लिया जा रहा है। 12 सदस्य सुश्री रीतू दांगी जी। किसान कल्याण एवं कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि संपूर्ण मध्य प्रदेश में किसानों द्वारा सोयाबीन फसल का समर्थन मूल्य 6,000 रुपये प्रति क्विंटल की जाने की मांग को लेकर आंदोलन किया गया था। क्या मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सोयाबीन फसल का समर्थन मूल्य किसानों की मांग अनुसार 6,000 रुपये क्विंटल किए जाने की कोई योजना प्रचलन में है? यदि हाँ, तो कब तक सोयाबीन फसल का समर्थन मूल्य 6,000 रुपये क्विंटल किया जाएगा? यदि नहीं तो क्यों? किसान कल्याण एवं कृषि मंत्री महोदय जी। अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार की प्राइस सपोर्ट स्कीम योजना के तहत किसानों के सोयाबीन की खरीद भारत सरकार द्वारा घोषित MSP रुपये 4,892 पर की जा रही है। भारत सरकार द्वारा घोषित MSP की दरों पर सभी पात्र फसलों की खरीद की जाती है। MSP से अधिक कीमतों पर सोयाबीन या किसी अन्य फसल की खरीद का कोई प्रावधान नहीं है। प्रश्न क्रमांक 13 श्रीमान देवजी नंदन जी शर्मा। कौशल विकास एवं रोजगार महोदय यहाँ बताने की कृपा करेंगे कि आज दिनांक तक की स्थिति में प्रदेश में बेरोजगार की कितनी संख्या पंजीकृत हुई है? जिलावार संख्या देवे। आपके माध्यम से मैं
सदन को अवगत कराना चाहूँगा कि मात्र बेरोजगार युवाओं का पंजीयन पृथक से नहीं किया जाता है। MP रोजगार पोर्टल पर आकांक्षी युवाओं का पंजीयन किया जाता है, जिसमें पूर्व से किसी रोजगार में शामिलित होते हुए भी युवा अपना पंजीयन कर बेहतर अवसरों के लिए प्रयास कर सकते हैं। आज दिनांक की स्थिति में प्रदेश में MP रोजगार पोर्टल पर दर्ज आकांक्षी आवेदकों की संख्या 26,17,245 है। जिलेवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 1 के अनुसार है। माननीय महोदय, आपके माध्यम से क्या पशुपालन मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीय पशुधन मिशन योजना के तहत किसानों के लिए वर्तमान में कौन कौन सी योजनाएं चल रही है? उक्त योजना में कितनी राशि तक का ऋण दिया जाता है तथा दिए गए ऋण पर कितने प्रतिशत सब्सिडी प्रदान की जाती है? माननीय माध्यम से सदन में बताना चाहूंगी कि राष्ट्रीय पशुधन मिशन योजना अंतर्गत बकरी इकाई, सुकरी इकाई, कुक्कुट इकाई एवं चारागाह विकास योजना में अधिक से अधिक पशुपालकों को लाभान्वित किया जा रहा है। उक्त योजना में 25 लाख से 1 करोड़ बैंक ऋण के आधार पर 50% सब्सिडी प्रदान की जाती है। क्या लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्री यहाँ बताने की कृपा करेंगे कि आयुष्मान भारत योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए क्या पात्रता निर्धारित की गई है? आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत अनुबंधित सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में निःशुल्क इलाज किया जा रहा है। इस योजना के लाभ के लिए निम्नलिखित पात्रताएं निर्धारित की गई है। BPL कर्मकार मंडल की डायरी खाद्यान्न पात्रता पर्ची। श्रीमान गौतम प्रजापति, नेता प्रतिपक्ष। की फसलों का उचित दाम नहीं मिल पा रहा है एवं उन्हें खाद एवं बीज भी समय से नहीं प्राप्त हो रहा है। इस पर चर्चा कराई जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरे प्रदेश के अंदर खाद नहीं मिलने के कारण किसान परेशान है। किसान बोनी नहीं कर पा रहा है। सरकार खाद की व्यवस्था नहीं कर पाई। सरकार बार बार यूक्रेन की बात करती है। सरकार क्यों नहीं मेक्सिको या मोरक्को से बुला पाई? क्यों नहीं सरकार ब्राजील से बुला पाई? वहाँ से भी हमारे यहाँ इंपोर्ट होता था। लेकिन आज पूरे प्रदेश में अव्यवस्था है। सरकार इस बात पर बात ही नहीं करना चाहती। मेरा नेता प्रतिपक्ष से अनुरोध है कि इस मामले पर चर्चा लगी हुई है, उस पर सदन में चर्चा करवाऊंगी। चर्चा तो होगी, लेकिन मेरा आपसे अनुरोध है कि इस पर तत्काल कोई व्यवस्था तो करे। किसान बुआई नहीं कर पा रहा है। मैं अभी राजगढ़ गया था, वहाँ पर 60% बोनी नहीं हो पाई है। नेता प्रतिपक्ष की जब इस विषय पर चर्चा होगी तो पक्ष और विपक्ष के सदस्य इस पर विचार रखेंगे और सरकार का भी जवाब आएगा तो निश्चित रूप से आपका समाधान होगा। सरकार तत्काल क्या व्यवस्था करेगी यह तो बताए। चर्चा तो हो जाएगी विधानसभा में, लेकिन उसके बाद खाद मिलेगा या नहीं मिलेगा, किसान समय पर बोनी नहीं कर पा रहा है। नेता प्रतिपक्ष से आग्रह करना चाहूंगी कि जब चर्चा होगी तब समय दिया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, किसानों को हो रही खाद के संकट को लेकर सरकार की कोई ओर से कोई व्यवस्था नहीं करने के कारण हम असंतुष्ट होकर सदन से बहिर्गमन करते हैं। किसानों को खाद दो।
योजना है। इसके संबंध में स्थगन प्रस्ताव की पहली सूचना श्री कमल मेवाड़े, दूसरी सूचना श्री तरवर तंवर जी, तीसरी सूचना श्री गुलाब तंवर जी सदस्य की प्राप्त हुई है, क्योंकि श्री कमल मेवाड़े सदस्य की सूचना पहले प्राप्त हुई है, अतः मैं उसे पढ़कर सुनाती हूँ। भोपाल गैस त्रासदी का जहरीला कचरा 40 साल बाद यूनियन कार्बाइड कारखाने के निपटान के लिए स्थानांतरित किया गया। पीतमपुर और इंदौर के स्थानीय लोग और कार्यकर्ता लंबे समय से वहाँ कचरे के निपटान का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि इससे उनके जल निकाय दूषित हो सकते हैं और पर्यावरण प्रदूषित हो सकता है। ऐसे ही विरोध प्रदर्शन के दौरान राजकुमार रघुवंशी और राजू पटेल नामक 2 लोगों ने केरोसिन डालकर खुद को आग लगा दी। दोनों के चेहरे झुलस गए और उन्हें पीथमपुर के प्राथमिक उपचार के बाद इंदौर के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। अन्य प्रदर्शनकारियों और उनके आसपास के पुलिस कर्मियों ने तुरंत आग बुझा दी। शुक्र है कि उनमें से एक ने जैकेट पहन रखी थी, अन्यथा उसे गंभीर चोट लग सकती थी। अतः इस अभिलंबनीय लोक महत्व के विषय पर सदन की कार्यवाही स्थगित पर चर्चा कराई जावे। इसके संबंध में शासन का क्या कहना है? माननीय वक्तव्य दे। माननीय अध्यक्ष महोदय, विभिन्न वैज्ञानिकों, समितियों और विभिन्न शोध संस्थानों में खतरनाक कचरे के निपटान के लिए अपनी रिपोर्ट दी है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय ने इसकी जांच की है और यदि समाज से कोई अतिरिक्त बात सामने आती है तो उसे भी न्यायालय के समक्ष रखा जाएगा। सरकार ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगी जिससे किसी की जान को खतरा हो और वैज्ञानिकों के मार्गदर्शन में कचरा को जलाया जाएगा। सरकार लोगों से कोई भी गलत कदम ना उठाने की अपील करती है, लोगों से गलत सूचना से दूर रहने का आग्रह करती है। कचरे को तत्काल जलाने पर भी अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है, इसे केवल डब किया गया है और हम अदालतों और वैज्ञानिकों के निर्देश के अनुसार आगे बढ़ रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, विपक्ष बेबुनियाद के आरोप लगा रहा है तथा हवा में बातें कर रहा है, अफवाह फैला के लोगों को भड़का रहा है। हमें तो ये भी पता चला है अध्यक्ष महोदय की सरकार ने कचरा निपटान में यूनियन कार्बाइड कंपनी के साथ साठगांठ की है और मोटी रकम ली है। यह आपके समय का पाप है जो अब हमारी सरकार धो रही है। आपने इसके लिए रिश्वत ली है? नहीं, हमने इसके लिए रिश्वत नहीं ली। यह आपके समय का आपने ली है। माननीय सदस्य, आप आपस में चर्चा ना करें, आप मेरे माध्यम से अपनी बात रखें। सदस्य विपक्ष, ये सरकार लोगों के जीवन को खतरे में डालने का काम कर रही है। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, बिना तथ्यों के आरोप लगाएंगे तो हम चुप नहीं बैठेंगे। तो हम भी नहीं बैठेंगे चुप। बिना तथ्यों के आरोप नहीं लगाया जाएगा। अध्यक्ष जी, आपकी अनुमति चाहिए। एक पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन है। आज का दिन एक और विषय में बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज के दिन ही बांग्लादेश का उदय हुआ था। 93,000 सैनिकों को आत्मसमर्पण करने के लिए हमारे बहादुर सैनिकों ने मजबूर किया था। यह विश्व का सबसे बड़ा उदाहरण है कि 93,000 सैनिकों को आत्मसमर्पण करवाया गया। इसलिए मैं प्रस्ताव रखती हूँ कि यह सदन भारतीय सेना
बहादुरी के लिए बधाई और धन्यवाद देगा। धन्यवाद। अभी कुछ ही देर पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी बांग्लादेश के उधर संबंधित विषय का उल्लेख किया है। मैं समझती हूँ उस समय हमारी बहादुर सेना का प्रदर्शन रहा है, उसके प्रति सदन पूरा आदर और सम्मान व्यक्त करता है। सत्र के लिए निर्धारित शासकीय एवं अशासकीय कार्य पूर्ण कर लिए गए हैं तथा अब युवा संसद की कार्यवाही समाप्त की ओर है। अब राष्ट्रीय गान होगा। युवा संसद की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की जाती है। हमारे आदरणीय मुख्य अतिथि मैं आदरणीय सर से अनुरोध करूंगा कि इस अवसर पर अपने आशीर्वचन से हम सभी को अनुरोध करें। आदरणीय आदरणीय इस संस्था के प्राचार्य महोदय, सदस्य स्टाफ के साथी, यहाँ पर उपस्थित समस्त छात्र छात्राएं और सदन के समस्त पदाधिकारीगण, सत्ता पक्ष एवं विपक्ष, आप सभी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि वास्तव में आपने कितने अच्छे तरीके से जो हमारे यहाँ विधानसभा और लोकसभा में जो कार्य प्रचलित की जाती है उसके ऊपर अपना विवेचन किया, अपना प्रयास किया। वास्तव में अगर देखा जाए, मुझे ऐसी याद आ रही थी जब मैं बैठा था, मैं भी स्काउट गाइड की ट्रेनिंग में जाता था, वो खेल में जाता था और इतनी ही हम तैयारी करते थे खेल खेलने के लिए और काफी रोचक तरीके से हमारी प्रस्तुत करते थे। आप लोगों ने जो मेहनत की है, जो प्रयास किया है, वो वास्तव में संस्था हित के लिए है, हमारे देश के लिए है, हमारे प्रदेश के लिए है। अब आगे जाकर आप निश्चित ही हमारे देश का, हमारा गांव का, हमारे स्कूल का नाम रोशन करोगे, इसी में आशा करता हूँ। इस अवसर पर जो मुझे यहाँ पर बुलाकर सम्मान दिया गया, इसके लिए मैं यहाँ के प्राचार्य महोदय, मेरे सहपाठी भी है, उनको धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय राजेश पाटीदार। युवा संसद के इस कार्यक्रम में पधारे हमारे मुख्य अतिथि महोदय, क्षेत्र के पार्षद आदरणीय कृष्णपाल पंवार जी एवं हमारे जिले के शिक्षा विभाग के मुखिया माननीय जिला शिक्षा अधिकारी महोदय ने अपना अमूल्य समय देकर विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन किया। उसके लिए विद्यालय परिवार की ओर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही युवा संसद के मंचन को सफल बनाने में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग करने वाले सभी शिक्षक साथियों का, विद्यार्थियों का और सभी प्रतिभागी विद्यार्थियों का मैं अपनी ओर से आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।